और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी सी सुनसान सी भूत बंगले में आए थे खुदाई करने। हाँ, खजाने की खुदाई। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ठरकी पंडित। और ऐसा इस कहानी का नाम क्यों है ये तो आपको ये वीडियो देखते हुए ही पता लगेगा। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना और मुझ पे भरोसा करो, तुम इस बात को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक पंडित एक बुढ़े की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा था और उसके साइड में वहाँ पे 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी जिनका नाम था चितो से सुमी योको और हमारे ठरकी पंडित का नाम है सातो। फिर चितो से वहाँ पे बोलती है, सातो तो दिन भर दिन इस काम में अच्छा होते जा रहा है। और तभी वहाँ पे उस मासूम से बुढ़े की आत्मा के साइड में एक डरावना भूत आ जाता है और वो वहाँ से सातो को थोड़ा सा दूर फेंक देता है। देन चीतो से जाके वहाँ पे सातो को ये बताती है कि यहाँ पे एक डरावना भूत आ चुका है। पर सातो वहाँ पे इधर उधर घूरते हुए बोलता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सब लोग वहाँ पे उस डरावने भूत को काबू करने की कोशिश करते हैं पर वो भूत वहाँ पे उन सबके ऊपर भारी पड़ रहा था। इसलिए यूको वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, अरे ये भूत तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा और लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और सातो बोलता है, अच्छा यूको, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर यूको बोलती है, सातो चितोसे को ध्यान से देखो। ये बोल के यूको वहाँ पे एक ही झटके में चितोसे के सारे कपड़ों को खींच लेती है। तो चितोसे को वहाँ पे ऐसी हालत में देखने के बाद वहाँ पे सातो के अंदर का तो ठरकी पंडित जाग जाता है और वो वहाँ पे ऐसे मंत्र पढ़ता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग अपने घर में होते हैं और वहाँ पे सातो की दादी बोलती है, ठरकी बच्चा, तुमने फिर से अपनी उस ताकत का इस्तेमाल किया ना? और सातो बोलता है, अरे नहीं दादी, वो तो मेरी मजबूरी थी, वरना हम लोग उस भूत को नहीं हरा पाते। पर उसकी दादी अम्मा वहाँ पे एक डंडे से उसके सर पे मारते हुए बोलती है, देखो ठरकी बच्चा, इसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है तुम में काफी ज्यादा ठरक भरी है और तुम उसको पूरा भी करना चाहते हो, पर इस तरह से झूठ बोल के उसको पूरा करना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बस अपनी ताकत पे काबू रखना है, तुम्हारी ठरक अपने आप काबू में आ जाएगी और वैसे मैं तुम्हारी इसमें मदद करने वाली हूँ। ये सुन के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या दादी सच में आप मेरी ठरक को पूरा करने में मेरी मदद करेंगी? पर उसकी दादी अम्मा वहाँ पे फिर से उसके सर पे उस डंडे से मारते हुए बोलती है, ठरकी बच्चा, अब भी तुम्हारे दिमाग में वो ठरकी चीजें चल रही हैं। मैं बोल रही थी कि मैं तुम्हारी ताकत को काबू करने में तुम्हारी मदद करूंगी, ना कि तुम्हारे ठरक को पूरा करने में। और वैसे जो तुमने पिछली बार वो ठरकी चीजें की हैं, उसके पनिशमेंट में आज तुमको सबका डिनर बनाना पड़ेगा। ये बोल के सातो की दादी अम्मा वहाँ से चली जाती है और सातो चला जाता है डिनर बनाने के लिए। तो उसके बाद हमें गर्ल के बाथरूम को दिखाया जाता है जहाँ पे यूको हर जगह ही बिना कपड़ों के घूम रही थी। इसलिए सुमी वहाँ पे उसको रोकते हुए बोलती है कि वो कुछ कपड़े पहन ले, पर यूको वहाँ पे उसको मना कर देती है और बोलती है कि उसको ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमने में मजा आता है। फिर चितोसे से बोलती है, चितोसे, तुम्हें भी मजा आया होगा ना जब मैंने सातों के सामने तुम्हारे सारे कपड़े खींच लिए? पर चितोसे वहाँ पे गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या मुझे क्यों मजा आएगा? उल्टा मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। तुम्हारे पास कोई और आइडिया नहीं था क्या मेरे कपड़े खींचने के अलावा? फिर यूको बोलती है, चितोसे, अब देखो बहाने मत बनाओ, तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि तुम सातों को पटाना चाहती हो, तो अपनी बॉडी दिखा के पटाने के अलावा इससे बढ़िया आइडिया और क्या हो सकता है? फिर जाके उसके संतरों से खेलते हुए बोलती है, तुम्हारी जैसी बॉडी है ना, तुम तो किसी को यूं चुटकियों में पटा लो। पर अनफॉर्चुनेटली ठीक उसी टाइम पे वहाँ पे सातो आ जाता है और बोलता है, ठीक है लड़कियों, चलो चलो डिनर तैयार है, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा, जल्दी खा लो। पर जब उसका ध्यान वहाँ पे यूको और चितोसे पे जाता है, वो वहाँ पे उन दोनों को हैरानी से देखते हुए वहीं पे जम जाता है, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे सातों के सामने ही एक दूसरे के संतरों के साथ खेल रही थी। फिर वो दोनों सातों को वहाँ पे अचानक से देख के हैरान हो जाती हैं। फिर सातों वहाँ पे अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, ची, कितनी ठरकी लड़कियां है यार, एक लड़के के सामने ऐसी चीजें करते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? मुझे तो तुम दोनों को देखते हुए भी शर्म आ रही है। उसके बाद चितो से वहाँ पे गुस्से में उसको एक घुसंड मार के वहीं पे ही नीचे गिरा देती है और बोलती है, हमको ठरकी बोलने वाले, तेरे को खुद को कुछ शर्म है कि नहीं? बिना नॉक करे एक गर्ल्स के बाथरूम में घुस आया
देन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे और वहाँ पे सातों की दादी अम्मा बोलती है कि कल उनको कहीं पे बाहर जाना है, तो कल का जो खिलौने जलाने वाला रिचुअल है वो सातों संभाल ले और इससे उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए कि अपने ताकत को काबू करने की। उसके बाद हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनको काफी सारे खिलौनों को जलाने का काम मिला था, इसीलिए सातों वहाँ पे पहले उन खिलौनों के लिए प्रार्थना करता है और फिर उन सबको ले जाता है जलाने के लिए। पर तभी वहाँ पे एक बहुत ही महंगी गुड़िया हवा में उड़ने लगती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये बोल के वो वहाँ पे यूको के ऊपर हमला कर देती है। देन वो गुड़िया बचे हुए खिलौनों से बाकी सबके ऊपर भी हमला कर देती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि उस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा आ चुकी है, तो इसीलिए वो सब लोग वहाँ पे उन खिलौनों को तोड़ने लगते हैं। पर ये देख के वहाँ पे चितोसे को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग इसी तरह से करते हुए वहाँ पे सभी खिलौनों को तोड़ देते। इसीलिए चितोसे वहाँ पे सातों से बोलती है, अगर मुझे इन खिलौनों को बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा। ये बोल के चितोसे वहाँ पे खुद ब खुद ही अपने सारे कपड़े उतार देती है, जो देख के सातों की तो वहाँ पे चीख निकल जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिससे वो बुरी आत्मा वहाँ से आसमान में चली जाती है। फिर चितोसे जाके उन खिलौनों में से एक टेडी बियर को उठा के अपने गले से लगा के बोलती है, मैंने तुम सबको बचा लिया। पर तभी वहाँ पे उसको अपने पीछे से सातों की ठरकी हंसी हंसने की आवाज आती है और जब चितोसे पीछे देखती है तो वहाँ पे सातों अपनी फुल ठरकी मोड में उसको देखते हुए हंस रहा था। फिर वहाँ से सातों अपनी पूरी जान लगा के चितोसे के ऊपर छलांग लगा देता है उसके संतरों को दबाने के लिए। पर सातों के हाथ पहुँचने से पहले ही वहाँ पे चितोसे का पैर उस तक पहुँच जाता है और चितोसे वहाँ पे खींच के सातों के खोटों में एक लात जड़ देती है, जिससे बेचारा सातों वहीं पे जम जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वहाँ पे उस जगह की सफाई कर रहे थे और चितोसे वहाँ पे ये बोल रही थी कि सातों कितना ज्यादा ठरकी लड़का है। और तभी वहाँ से सातों गुजरते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे ठरकी बोल रही हो, पर मुझसे ज्यादा ठरकी तो तुम लोग हो, तुम लोग बाथरूम में कैसी अजीब सी चीजें करती हो। सुन के चितोसे वहाँ पे गुस्से में वो झाड़ू सातों के सर पे मार के उसको भगाते हुए बोलती है, सातों तुम जितनी जल्दी वो सब बातें भूल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ठरकी पंडित कहानी के सेकंड एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ पे अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों की वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी। उसके बाद सातों और चितोसे एक ओल्ड एज होम में जाते हैं उन बुढ़ा बुढ़ियों को प्रवचन देने के लिए कि अंदर की शांति क्या होती है और उन लोगों को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। पर प्रवचन देते हुए वहाँ पे सातों ही वो प्रवचन भूल जाता है, इसलिए वो बुढ़ा बुढ़ी वहाँ पे सातों के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे वो प्रवचन का मामला बिगड़ने लगा था। फिर वहाँ पे चितोसे आके सब कुछ संभालते हुए बोलती है, अरे आप लोग शांत हो जाइए, दरअसल इन पंडित जी के कहने का मतलब ये था कि आपको हमेशा खुश रहना है और मजे करते रहना है, जिससे आपके अंदर की शांति बरकरार रहे। ये सुन के वहाँ पे एक ठरकी बुढ़ा बोलता है, अरे बिटिया तुम कह रही हो कि हमें खुश रहना है और मजे करते रहना है, तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम लोग वो ठरकी चीजें भी कर सकते हैं? और चितोसे बोलती है, हाँ दादाजी आप कर सकते हैं, अगर आप में जान बची है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये सुन के सातों वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, क्या अगर मैं वो चीजें करूँ तो मुझे मार पड़ती है और तुम ये बुढ़ों को बोल रही हो वो सब करने के लिए, जो कि वो लोग बेचारे कर भी नहीं सकते। ये सुन के वहाँ पे सभी बैठे हुए बुढ़ा बुढ़ियों के अंदर जोश भर जाता है और सारे बुढ़े उठ के बोलते हैं, अरे बिटिया तेरे पास तो बहुत बड़े बड़े संतरे हैं, कितने के हैं और इनका जूस कितने में मिलता है? और दूसरी तरफ वहाँ पे एक बुढ़ी उछल के आके सातों को पकड़ते हुए बोलती है, अरे बेटे तेरे पास तो बहुत ही जानदार ककड़ी होगी ना, कितने का है? मैंने बहुत दिन से ककड़ी का अचार नहीं खाया, अब एक बार खिला दे मुझे। पता नहीं यार ये बोलते हुए मेरे अंदर अजीब सी कपकपाहट क्यों मच रही है। और एक बुढ़िया तो वहाँ पे सीधा बहुत ही दूर से छलांग मार के आके सातों से लिपट जाती है और ये वाला सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के अपने घर वापस जा रहे थे, पर तभी रास्ते में ही वहाँ पे कुछ बच्चे आके चितोसे के स्कर्ट को ऊपर उड़ा देते हैं और एक दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ ये इतने भी बढ़िया नहीं है, इसके तो बहुत छोटे हैं। ये सुन के चितोसे वहाँ पे गुस्से में बोलती है, क्या मतलब मेरे
छोटे छोटे हैं और तुमको क्या ये स्कूल में नहीं सिखाया गया कि किसी लड़की के स्कर्ट को ऊपर नहीं उठाते। ये सुन के वो बच्चे वहाँ से डर के भाग जाते हैं, पर अब भी वहाँ पे चीतो से उन सबको गुस्से से घूरे जा रही थी। उसके बाद वो दोनों वापस से अपने घर जाने लगते हैं और सातो वहाँ पे बोलता है, चीतो से तुमने ओल्ड एज होम में कहा था कि अंदर की शांति का मतलब है हमेशा खुश रहना और मजे करते रहना। और चीतो से बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर सातो बोलता है, पर तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, उल्टा तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम करती हो। हमें किसी बीच वगैरह पे जाना चाहिए जहाँ पे मुझे बंदियों की बहुत ही मस्त मस्त जड़ी बूटियाँ देखने को मिलेगी। हाँ, पर तुम तो इस बात के लिए नहीं मानने वाली, मुझे पता है। फिर चीतो से बोलती है, अरे पर मुझे ऐसे बोरिंग काम करने में ही मजा आता है। उसके बाद सातो वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, अरे वैसे वो बच्चे ना गलत बोल रहे थे, तुम्हारी जड़ी बूटी तो बहुत मस्त है। ये सुन के चीतो से वहाँ पे शर्माते हुए गुस्से में सातो को मार के बेहोश कर देती है और उसको घसीटते हुए वापस लेके जाने लगती है। तो उसके बाद हमें एक और दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि मजे से बैठ के अपने लैपटॉप में वो वाली संस्कारी फिल्में देख रही थी। और दरअसल ये लड़की भी एक पंडित होती है जिसका नाम होता है साकुरा। तो तभी अचानक से वहाँ पे चीतो से आ जाती है और साकुरा को वो वाली संस्कारी फिल्में देखते हुए पकड़ लेती है। इसलिए साकुरा वहाँ पे हड़बड़ी में खड़ी होते हुए बोलती है कि चीतो से उसको गलत ना समझे, ये दरअसल उसकी हॉबी है। और ये सुन के चीतो से भी इस बात को मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। मतलब वाह भाई, बंदी देखे तो हॉबी और हम देखे तो ठरकी। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। देन हमें सातो को दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते रात के अंधेरे में कहीं पे जा रहा था, पर तभी उसको वहाँ पे गेट के साइड में चीतो से खड़ी हुई दिखती है, जिसको देख के तो पहले वो उसको भूत समझ के काफी ज्यादा डर जाता है, पर फिर वो जल्दी से जाके उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है, देखो चीतो से चिल्लाना मत, मैं दरअसल शहर में घूमने जा रहा हूँ क्योंकि जल्द ही छुट्टियाँ खत्म होने वाली है और मैंने पूरी छुट्टियाँ बस घर साफ किया है, तो मुझे भी बाहर जाके थोड़ा सा घूम फिर के मजे करने दो यार। पर तभी चीतो से अपने मुँह से उसके हाथ को हटा के बोलती है, अरे सातो हाथ हटाओ, मैं चिल्लाने नहीं वाली, दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ खत्म होने से पहले मैं भी कुछ मजे करना चाहती हूँ। इसलिए सातो वहाँ पे चीतोसे को अपने साथ लेकर शहर की तरफ जाने लगता है। और सच बताऊँ, ऐसे बंदी को ठंडी रात में साइकिल में अपने पीछे लेके घूमने में ओह क्या मजा आता है भाई। मैंने किया नहीं है, मतलब पता है, बस मुझे मजा आता है। मुझे कोई एक बार भी लाके मत, यह मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश। तो पहले तो वो दोनों शहर में एक कैरियोके में जाते हैं जहाँ पे वो लोग गाना गाते हैं। उसके बाद आते हुए उन लोगों को एक पुरानी सी दुकान दिखती है जिसके अंदर काफी ज्यादा धुआं भरा हुआ था और उसके अंदर काफी सारे अजीब से लोग गेम्स खेल रहे थे। तो चीतोसे और सातो उस दुकान के अंदर जाते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए, पर फोटो खिंचाते हुए वहाँ पे सातो का हाथ गलती से चीतोसे के गलत जगह पे लग जाता है, इसीलिए चीतोसे वहाँ पे सातो को पीटने लगती है। और जब उनकी फोटो वहाँ पे बन के आती है तो उस फोटो में चीतोसे वहाँ पे सातो को चाटा मार रही थी। उसके बाद वो अजीब से लोग जो वहाँ पे बैठ के गेम्स खेल रहे थे वो लोग आके वहाँ पे उन दोनों को डराने लगते हैं, पर क्योंकि चीतोसे और सातो भूतों को देख सकते थे इसलिए वो सब लोग वहाँ पे उनको इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। देन चीतोसे वहाँ पे एक लंबा सा डंडा निकालती है और उन सब भूतों को चुपचाप बैठने के लिए बोलती है। फिर वो उन सब भूतों को इतना खतरनाक लेक्चर सुनाती है कि वो सब लोग वहाँ पे रोने लगते हैं और आखिरकार उन सब लोगों को वहाँ पे मुक्ति मिल जाती है। पर इस काम में वहाँ पे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि सुबह हो जाती है और सुबह वो दोनों अपने घर लौटने लगते हैं। पर सातो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो दोनों रात भर से बाहर थे और वो भी किसी को बिना बताए हुए, इसलिए चीतोसे वहाँ पे सातो को ये दिलासा देते हुए बोलती है कि कुछ नहीं होगा, वो लोग तो बस घूमने गए थे। और तभी सातो देखता है कि उनके घर के सभी मेंबर्स वहाँ पे सुबह सुबह खड़े होकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये देख के सातो वहाँ पे सोचता है चीतोसे सही बोलती थी, सबके पास कोई ना कोई घर होता है जहाँ पे उनको आखिरकार वापस आना पड़ता है। तो सातो की दादी वहाँ पे हंसते हुए सातो का इंतजार कर रही थी और सातो भी वहाँ पे हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे ही सातो वहाँ पे अपने दादी अम्मा के पास पहुँचता है, उसकी दादी वहाँ पे अपने पैर से उसकी गोटो को रगड़ते हुए बोलती है, हार की बच्चा, तुम रात भर किधर था और वो भी एक लड़की के साथ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमको माफ कर दूंगी। और उस टॉर्चर से वहाँ पे सातो का तो रोना निकल गया था। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ठरकी पंडित कहानी के थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और वहाँ के स्विमिंग पूल में वहाँ की सारी लड़कियां एकदम मजे से स्विमिंग कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ पे सातो को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होकर उन सारी लड़कियों को ताड़ रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पे उसका यानागी नाम का दोस्त वहाँ पे आ जाता है और वो सातो को वहाँ पे उन लड़कियों को छुप के ताड़ते हुए देख लेता
देता है। इसलिए सातो वहाँ पे ये बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो तो यहाँ पे बस वो फुटबॉल लेने के लिए आया था। पर तभी यानागी वहाँ पे उसको रोकते हुए बोलता है, देख यार तू भी ठरकी मैं भी ठरकी, ठरकी ठरकी भाई भाई, तो मुझसे झूठ बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तू यहाँ पे जो करने आया है मैं भी यहाँ पे वही करने आया हूँ। इसलिए वो दोनों ठरकी वहाँ पे साथ मिलके वहाँ की स्विमिंग करती हुई लड़कियों को खड़े होकर ताड़ने लगते हैं। पर जल्दी ही यानागी वहाँ से जाने लगता है और जब सातो उससे इस बारे में पूछता है कि यानागी इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, तो यानागी बताता है कि उसको कुछ जरूरी काम है। और जाते जाते वो सातो से बोलता है, और हाँ भाई ये याद रखना कि वो लड़कियां वहाँ से तुझे भी ताड़ सकती है, तो छुप के रहियो। पर यानागी के वहाँ से जाते ही वो सारी लड़कियां वहाँ पे सातो को देख लेती है और पकड़ के उसको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रसाद दे देती है। तो उसके बाद वो सब लड़कियां जाती है चेंजिंग रूम में अपने सारे गीले कपड़ों को बदलने के लिए। पर तभी उन लोगों को वहाँ पे ये पता चलता है कि उनके अंडर गारमेंट्स माने चड्डी और बरा तो गायब है। पर फिर वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि यूको के सारे अंडर गारमेंट्स तो उसके पास ही होते हैं। पहले ये देख के वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उस चोर ने यूको के अंडर गारमेंट्स क्यों नहीं चुराए। पर देन यूको वहाँ पे देखती है कि उस चड्डी चोर ने वहाँ पे और दो लड़कियों के भी अंडर गारमेंट्स नहीं चुराए होते। ये देख के यूको को वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस चड्डी चोर ने उसके अंडर गारमेंट्स क्यों नहीं चुराए, क्योंकि उसकी धरती पे कोई भी पहाड़ नहीं थे। और अगर इसका मतलब तुम्हें समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना यार। जिस चीज को भी ये बात समझ में आई है, तुम लोगों की IQ बहुत ज्यादा है यार। देन उसके बाद यूको सातो के पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़ के बोलती है, ठरकी चड्डी चोर, तुझे हमारी चड्डियों को चुराते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? पर तूने मेरी क्यों नहीं चुराई? क्यों, तुझे क्या लगता है मेरे पास संतरे नहीं है? मेरे पास हैं, बस जरा से छोटे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ इतना ज्यादा भेदभाव करे। पता है उस चेंजिंग रूम में मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि तूने सिर्फ मेरे ही अंडर गारमेंट्स नहीं चुराए। फिर सातो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे तुम लोग क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ से तब से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे सातो को सारा माजरा समझाते हैं कि गर्ल्स चेंजिंग रूम से उनके सारे अंडर गारमेंट्स गायब हो चुके हैं और उनको सातो पे पूरा शक है क्योंकि बस वही उन सबको स्विमिंग करते हुए ताड़ रहा था। देन यूको जाके सातो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, देखो सातो अब अपनी गलती मान भी लो। तुम अगर अपनी गलती मान लोगे तो चितो से तुमको एक बहुत ही मजेदार सजा देगी। पर सातो वहाँ पे बोलता है, अरे क्या बकवास कर रही हो यार तुम? मैंने बोला ना मैंने किसी की चड्डी वड्डी नहीं चुराई। मैं तो तब से बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और अगर मुझे तुम में से किसी की चड्डी वगैरह चुरानी होती तो मैं घर में चुरा लेता। मैं यहाँ पे इतना रिस्क क्यों लूंगा? इसलिए वो सब लोग स्कूल के टेरेस पे जाते हैं इस बात की मीटिंग करने के लिए कि उनके अंडर गारमेंट्स को किसने चुराया होगा। पर अब भी वो सारी लड़कियां वहाँ पे बस सातो को ही शक की नजरों से घूरे जा रही थी। इसलिए सातो वहाँ पे रोते चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम लोग मुझे क्यों घूर रही हो यार? मैंने बोला ना मैंने तुम लोगों की चड्डियां नहीं चुराई। मैं तो तब बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तुम लोग मुझ पे शक करना बंद कर दो। पर फिर से यूको वहाँ पे आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, अरे देखो सातो यार तुम ऐसे झूठ मत बोलो, ठीक है? मुझे पता है तुमको वो चड्डियां चाहिए थी तो तुम इस बात को कबूल कर लो और मैं ये तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें चीजरों के साथ साथ मुझसे भी एकदम बढ़िया सजा मिलेगी। अरे तुम लोग इस बात पे यकीन क्यों नहीं करती यार? मैंने तुम लोगों की चड्डियां नहीं चुराई और मैं तुम्हारा वो चड्डी चोर नहीं हूँ। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं उस बात को कबूल क्यों करूँ? उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे उनके क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो मस्त बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी उनागी वहाँ पे पीछे मुड़ के सातो से बोलता है, देख भाई तू मेरा सच्चा ठरकी दोस्त है ना, तो तू मेरी सेटिंग सोमी से करवा दे क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुन के सातो वहाँ पे पहले तो हिचकिचाते हुए मना करने लगता है, पर तभी उनागी वहाँ पे सातो को अपने कुछ फेवरेट संस्कारी किताब दिखाते हुए बोलता है, भाई अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना तो मेरी ये सारी फेवरेट संस्कारी किताबें तेरी होंगी। उसके बाद सातो वहाँ पे उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है, अरे यार तूने इस बारे में मुझसे पहले मदद क्यों नहीं मांगी? तू तो मेरा सच्चा भाई है, मैं तेरी मदद कैसे ना करूं? देन हमें वापस से गर्ल्स के चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे उनके कपड़े अपने आप ही हवा में उड़ते हुए कहीं पे जा रहे थे। इसलिए वो सब लड़कियाँ वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल और उस एरिया के गैंगस्टर के पास जाते हैं जो कि सातो की दादी होती है। हाँ यह बुढ़ी तो कड़क है भाई।
फिर सातो की दादी वहाँ पे बोलती है, एक है आज रात 8 बजे तैयार रहना, हम उस भूत को पकड़ेंगे और उसके पुंगे बजा देंगे। और जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सातो की दादी वहाँ पे सातो को रोकते हुए बोलती है कि उनको सातो से कुछ अकेले में बात करनी है। उसके बाद हमें सातो के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनागे को इस बारे में पता चल चुका था कि वो आज रात 8 बजे उस ठरकी चड्डी चोर भूत को पकड़ने वाले हैं। इसीलिए वो सातो के साथ आने की बात बोलता है ताकि वो सुमी के उस भूत को पकड़ने में मदद कर सके और उसी बहाने उसका दिल भी जीत सके। पहले तो सातो वहाँ पे मना करने लगता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा होगा, पर फिर योनागे बोलता है कि सुमी के दिल को जीतने का इससे बढ़िया मौका और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आखिरकार मजबूरी में सातो को वहाँ पे योनागे की बात माननी पड़ती है। तो दिन हमें उस दिन रात के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है और योनागे वहाँ पे झाड़ियों में छुप के उन सब का इंतजार कर रहा था, पर काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वो सब लोग वहाँ पे नहीं आते। इसीलिए योनागे उस झाड़ियों से निकल के उन सबको ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वहाँ पे उसको सातो तो नहीं मिलता, पर एक जमीन पे पड़ा हुआ ब्रा मिल जाता है। इसीलिए योनागे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता हुआ उछल के जाके उस ब्रा को पकड़ के उसके साथ खेलने लगता है। पर तभी अचानक से उसके चारों तरफ कुछ चीजें चमकने लगती है और वो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बैरियर में कैद हो जाता है। फिर वहाँ पे सारी लड़कियां आती है और बोलती है, फाइनली हमने उस चड्डी चोर भूत को पकड़ ही लिया। और उन सब लड़कियों के साथ वहाँ पे सातो भी होता है। इसलिए योनागे वहाँ पे सातो से बोलता है, धोखेबाज, तुमने मुझे यहाँ पे धोखे से बुलाया है ना स्पिरिचुअल बैरियर में कैद करने के लिए। वैसे तुम्हें ये पता कैसे चला कि मैं ही वो ठरकी चड्डी चोर भूत हूँ? और सातो बताता है कि उसने अपनी दादी के पास स्कूल के पुराने ग्रुप फोटोज देखे और उन फोटोज में वो भी था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इंसान इतने दिनों तक जिंदा रहे और वो भी एक ही उम्र में। उसके बाद योनागे वहाँ पे गुस्से में उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ देता है और बोलता है, मैं तो बस सुमी को पाना चाहता था, मैं सुमी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो वहाँ पे सुमी के सामने अपने लव का कन्फेशन करता है, पर सुमी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माते हुए योनागे को वहाँ पे मना कर देती है। ये सुन के वहाँ पे योनागे की तो चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी मौत होने के बाद भी उसकी आत्मा को भी रिजेक्शंस मिल रहे हैं। उसके बाद वहाँ की 3 लड़कियाँ बोलती है, हाँ ये बात तो ऑब्वियस थी क्योंकि वो एक भूत है और एक चड्डी चोर भी, और तो और वो सातो का दोस्त भी है। क्या मतलब सातो का दोस्त है? क्या तुम मुझे एक गाली की तरह इस्तेमाल कर रही हो? देन योनागे वहाँ पे गुस्से में बोलता है, ठीक है, अगर मुझे सुमी प्यार से नहीं मिलेगी तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। ये बोल के वो वहाँ पे गुस्से में चिल्लाता है जिससे उसका शरीर वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। देन योनागे वहाँ पे सुमी को पकड़ने के लिए जाता है, पर बीच में वहाँ पे सातो आ जाता है और योनागे को रोक देता है। और योनागे वहाँ पे बोलता है, धोखेबाज, मैंने तुझ पे भरोसा किया था और तूने मुझे यहाँ पे लाके मुझे इन लोगों के बीच में फंसा दिया। ये बोल के वो वहाँ पे सातो के ऊपर हावी होने लगा था। इसलिए यूको वहाँ पे बोलती है, ठीक है, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें सातो के सुपर पावर को एक्टिवेट करना ही होगा। ये बोल के यूको वहाँ पे चितोसे के सभी कपड़ों को हटाने के लिए जाती है, पर तभी चितोसे वहाँ पे रास्ते से हट जाती है। इसलिए यूको गलती से जाके वहाँ पे सीधा सुमी के सारे कपड़ों को खींच लेती है। और सुमी को वहाँ पे ऐसी हालत में देखने के बाद वहाँ पे तो सातो के अंदर का सबसे खतरनाक वाला ठरकी पंडित एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ पे योनागे के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए जाता है। पर उसके कुछ करने से पहले ही वहाँ पे योनागे सुमी को ऐसी हालत में देखने के बाद उसको तो वहाँ पे वैसे ही स्वर्ग मिल जाता है। तो इसीलिए सातो के वहाँ पे कुछ करने से पहले ही योनागे खुद ब खुद ही सुमी के संतरों को देखते हुए स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है और उस दिन भी वहाँ पे सातो स्कूल की स्विमिंग करती हुई लड़कियों को ताड़ रहा था। तभी उसके पास वहाँ पे योनागे की आत्मा आती है जिसको देख के सातो तो पहले काफी ज्यादा डर जाता है। फिर उससे बोलता है, अरे तू तो स्वर्ग चला गया था ना, अब यहाँ पे कैसे आ गया तू? और योनागे उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, अरे भाई अपन ठरकी बंदा है, वो तो बस मेरी बुरी साइड थी जो स्वर्ग चली गई, मैं तो अब भी यहीं पे हूँ और वैसे मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये बोल के योनागे वहाँ से चला जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्विमिंग करती हुई लड़कियों ने सातो को देख लिया था। इसीलिए योनागे वहाँ पे मौका देख के वहाँ से पतली गली से निकल गया। तो फिर क्या होना था, उन सभी लड़कियों ने वहाँ पे पकड़ के सातो को बहुत ही बढ़िया वाला प्रसाद खिला दिया। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों 4th एपिसोड का नाम है द हॉन्टेड हाउस और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2 कपल को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी सी सुनसान सी भूत बंगले में आए थे खुदाई करने, हाँ खजाने की खुदाई।
पर जैसे ही वो लोग वहाँ पे उस हवेली का एक दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने वहाँ पे एक हट्टा कट्टा मास्क मैन आ जाता है, जिसके हाथ में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी चेन सॉ होती है। तो मास्क मैन को वहाँ पे अपने सामने देखने के बाद उन दोनों कपल्स की तो वहाँ पे फट जाती है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें वहाँ पे सुमी और यूको को डर के मारे चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि दरअसल वो एक हॉरर मूवी थी जो कि वो लोग वहाँ पे अपने टीवी पे लगा के देख रहे थे। तो उस मूवी को वहाँ पे पूरा देखने के बाद वो सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं सोने के लिए। फिर देन हमें वहाँ पे अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सातो सुबह सुबह एक घंटी लेके आता है सारी लड़कियों को उठाने के लिए। तभी उसके पास वहाँ पे सुमी और योको आती हैं और सातो से बोलती है कि कल रात को उनको ढंग से नींद ही नहीं आई, क्योंकि उस हॉरर मूवी को देखने के बाद उनको रात में बहुत ही डरावने सपने आ रहे थे। और सातो फिर वहाँ पे बताता है कि उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर यूको वहाँ पे बोलती है कि ये सब चितोसे की वजह से हुआ है, क्योंकि कल रात को चितोसे ने ही उन सबको जबरदस्ती वो हॉरर मूवी दिखाई थी। इसलिए यूको वहाँ पे गुस्से में जाके चितोसे के कमरे का दरवाजा खोलती है उसको उठाने के लिए। पर तभी यूको और सातो वहाँ पे ये देखते हैं कि चितोसे तो वहाँ पे अपने कपड़े बदल रही थी। तो उन दोनों को ऐसे अचानक से अपने कमरे के अंदर देखने के बाद चितोसे तो वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाती है। और सातो वहाँ पे चितोसे को ऐसी हालत में देखने के बाद उस बेचारे को वहाँ पे ना चाहते हुए भी उस जगह पे अपनी हड्डियों की गिनती को बढ़ाना पड़ता है, और वो सब वहाँ पे चीतों से भी देख लेती है। इसलिए अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो की नाक तो वहाँ पे टूटी पड़ी थी। उसके बाद हमें उस दिन के रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब लोग रात का ब्रश करके सोने के लिए जा रहे थे। पर तभी वहाँ पे चीतों से आके उन सबको एक जगह पे बुलाती है, और जब वो लोग जाके वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि चितोसे ने वहाँ पे बहुत सारे हॉरर मूवीज के कैसेट खरीद रखे थे, और आज रात को फिर से वो लोग वहाँ पे हॉरर मूवीज देखने वाले थे। ये सब देख के वहाँ पे चितोसे के अलावा सारे लोग की वहाँ पे फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर उन लोगों ने फिर से वो हॉरर मूवीज देख ली तो आज रात को फिर से उनको डरावने सपने आएंगे। फिर सातो वहाँ पे एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, अरे चितोसे ये तुम दुकान से कैसी कैसी कैसेट खरीद लाती हो, क्या तुम्हें हॉरर चीजों से डर नहीं लगता? इनके बदले तुम्हें वो वाली कैसेट और मूवीज लानी चाहिए थी जिनको देख के अपने शरीर के अंदर कुछ गर्माहट आ जाए। पर चितोसे वहाँ पे बोलती है कि वो उन चीजों को नहीं ला सकती, और अभी के लिए तो उन लोगों के पास बस यही हॉरर मूवीज है, तो उनको मजबूरी में यही देखना पड़ेगा। तो जैसे ही वहाँ पे वो हॉरर मूवी स्टार्ट होती है तो उस मूवी के भूत को देख के वहाँ पे उन तीनों की तो बिल्कुल फटके हाथ में आ जाती है। तो इसीलिए जब वहाँ पे चितोसे उस मूवी को देखने में मगन होती है तो वो तीनों वहाँ पे दबे पांव छुपते छुपाते वहाँ से चितोसे के पीछे से भाग जाते हैं। पर उस कमरे से बाहर आने के बाद बाहर उन तीनों को वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जो कि वहाँ पे उन तीनों से मदद मांगती है, और ये लोग तो पंडित है इसलिए चल देते हैं उस बच्ची की मदद करने के लिए आधी रात को एक भूतिया हवेली में। तो उस भूतिया हवेली को देखने के बाद वहाँ पे उन सब लोगों की तो डर के मारे ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। पर चितोसे वहाँ पे उस भूतिया हवेली को देखने के बाद वहाँ पे तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि मेरे बाबू ने कभी भूतिया हवेली नहीं देखी ना। फिर जैसे तैसे वो लोग वहाँ पे अपनी सारी हिम्मत जुटा के उस भूतिया हवेली के अंदर जाते हैं। पर चितोसे वहाँ पे उन सब लोगों को डराने के लिए उन सबको अपने मन से बना के एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, जिसको सुनकर वहाँ पे उन सभी के मुंह उनके गोटों में मेरा मतलब उन सभी के गोटे उनके मुंह में आ जाते हैं। तो वो कहानी वहाँ पे कुछ ऐसी थी कि इस कमरे के अंदर इसी बेड के ऊपर एक भूतिया बुढ़िया ने एक लड़के के गोटों को धीमी आंच के उबलते हुए तेल पे तल दिया था, और वो भी जिंदा। भाई ये कहानी बोलते बोलते तो मेरे पैर कांपने लग गए। तो उस कहानी से वहाँ पे सुमी, यूको और सातो काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो लोग उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि उनके पीछे वही मास्क मैन आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी चेन सॉ होती है। इसलिए वो लोग डर के मारे वहाँ पे उस हवेली के और अंदर भागने लगते हैं। और ये ककड़ी सातो तो वहाँ पे इतना ज्यादा डरपोक होता है कि वो सबसे आगे भाग रहा था। अरे भाई लड़के बचाएगा तभी तो वो तेरे को देगी ना इज्जत। पर उस हवेली के अंदर वहाँ पे उन लोगों को और ज्यादा सड़ेले ज़ॉम्बी मिलते हैं, और वो तीनों वहाँ पे उन ज़ॉम्बीज़ से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन तीनों की तो वहाँ पे चीख निकल जाती है, और वो लोग उस जगह से बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। पर जब सातो वहाँ पे बहुत देर तक भागने के बाद फाइनली रुक के पीछे देखता है तो वहाँ पे उसके पीछे यूको और सुमी नहीं होते, क्योंकि ये डरपोक वहाँ से इतनी तेजी से भागा था कि वो तीनों हड़बड़ी में अलग अलग हो गए। इसलिए सातो वहाँ पे उन सबको आवाज लगाते हुए उनको ढूंढने लगता है। पर तभी उसको वहाँ पे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, जो कि उसको वहाँ पे डैडी बुला रही थी।
अरे ठरकी बॉयज, हर चीज को इस अंदाज में लेना जरूरी नहीं होता यार। वो बस ऐसे ही नॉर्मली डैडी बुला रही थी। तो जब सातो वहाँ पे पीछे पलट के देखता है तो उसके पीछे वहाँ पे वही छोटी सी बच्ची खड़ी होती है जिसने स्टार्टिंग में आके उन सबसे मदद मांगी थी। देन सातो वहाँ पे उस बच्ची को उस जगह पे देख के हैरान हो जाता है और वो बच्ची वहाँ पे बोलती है, अरे डैडी कुछ मुंह मिठा हो जाए। फिर उसके वहाँ पे ये बोलते ही उस जगह की सारी चीजें बदल जाती है और तभी वहाँ पे सुमी सातो के पास आती है और उससे बोलती है, अरे मेरे बाबू ने थाना थाया। फिर वो बच्ची वहाँ पे उस जगह पे अपने दादा दादी को भी बुलाने लगती है। अरे बच्ची बस डैडी पर ही रुक जा, ये कहाँ अपने दादा दादी को घसीट रही है इसमें। फिर वहाँ पे उस जगह पे उसके दादा दादी भी आ जाते हैं जो कि चितोसे और यूको होती हैं और वो बच्ची वहाँ पे पीछे पलट के बोलती है, लगता है अब कुछ मीठा खाने का वक्त है। इसलिए वो सब लोग जाके डिनर टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर वहाँ पे सुमी सातो के गाल पे एक चावल लगा था उसको हटाती है और उसको खा लेती है, जो देख के वहाँ पे हमारी दादी अम्मा यानी कि चितोसे का दिमाग सटिया जाता है और वो खड़ी होके वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? सातो की बीबी मेरे को बनना था, सुमी को क्यों बना दिया? फिर सातो वहाँ पे बोलता है, अरे दादी क्या बोल रही हो, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, कोई एरा गहरा नत्थु खेरा नहीं। और चितोसे जाके वहाँ पे सातो का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, क्या क्या बोला मेरे को? मैं तेरी दादी हूँ, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, ये मैं दादी कैसे बन गई? ये सब इल्यूजन है इस छोटी सी बच्ची का, जल्दी से इस इल्यूजन से बाहर निकलो। फिर चितोसे वहाँ पे उस छोटी सी बच्ची का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे इस इल्यूजन में दादी क्यों बनाया, सातो की बीवी क्यों नहीं? इससे फिर वहाँ पे गलती से उस बच्ची का इल्यूजन टूट जाता है और वहाँ पे सब लोग अपने अपने होश में आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वो बच्ची अपनी जान बचा के उस जगह से भागने लगती है, पर सुमी वहाँ पे अपने फंदे से उस बच्ची को वहाँ पे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि बताओ ये सब तुमने क्यों किया? फिर वो बच्ची वहाँ पे बताती है कि दरअसल वो एक भूत है और उसके जो मम्मी पापा थे वो सब लोग तो भूत बनने के बाद स्वर्ग चले गए, पर पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये भूत बनने के बाद इस दुनिया में ही फंस गई और वो तो बस यहाँ पे अपने इल्यूजन के जरिए जैसे वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताती थी उस तरह के जरा से पल जीना चाहती थी। ये सुन के वहाँ पे चितोसे उस बच्ची के सिचुएशन को समझती है और बोलती है कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे जिससे तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल सको। ये सुन के वो बच्ची वहाँ पे खुशी से रोते हुए उन सबको वहाँ पे थैंक यू बोलती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुबह हो चुकी थी और उन सब ने वहाँ पे साथ मिलकर उस बच्ची के भूत को स्वर्ग भेज दिया था। तो जैसे ही वो बच्ची का भूत इस दुनिया से स्वर्ग जाता है तो उसके साथ साथ इस जगह से वो भूत बंगला भी गायब हो जाता है। और अगर आपको मेरी गेमिंग वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे बने हुए विंडो पे क्लिक कीजिए, आपको वो गेमिंग वीडियो देख के बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। इस 5वें एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सातो और उनकी पूरी टीम स्कूल के सामने एक स्टॉल बना रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में उनके स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला था। तभी उन लोगों के पास वहाँ पे उनसे बातें करने के लिए उनकी एक अपर क्लासमेट दोस्त साकुरा आती है। इसीलिए सातो और चितोसे वहाँ पे साकुरा को बहुत ही पोलाइटली हाय बोलते हैं और उसको अपने नूडल्स ऑफर करते हैं जो कि वो लोग इस फेस्टिवल के अपने स्टॉल में बेचने वाले थे। तो वहाँ पे काफी ज्यादा नूडल्स खाने के बाद भी साकुरा का पेट नहीं भरता, इसलिए सातो वहाँ पे बोलता है, अरे इसका पेट क्यों नहीं भरता, ये भुक्कड़ तो सब कुछ खा जाएगी, हमारे फेस्टिवल के लिए भी कुछ बख्श दो यार, वरना हम स्टॉल किस चीज का लगाएंगे। तभी वहाँ पे हम सबकी फेवरेट गैंगस्टर दादी अम्मा आ जाती है, इसलिए चितोसे वहाँ पे उनसे बोलती है, अरे दादी हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करके इस फेस्टिवल में स्टॉल तो लगा लेंगे, पर इतनी ज्यादा मेहनत करके खाना वगैरह बेचने के बाद इस फेस्टिवल में जीतने का क्या ही फायदा होगा? और हमारी दादी बोलती है, नहीं फायदा तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि इस फेस्टिवल में जीतने वाले को पूरे 1 साल फ्री खाना मिलेगा। ये सुन के वहाँ पे सातो की टीम हैरान और काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अगर वो लोग इस फेस्टिवल में जीत गए तो उन्हें पूरे 1 साल का फ्री खाना मिलेगा। यार अगर इतना ही फ्री का खाना चाहिए तो आके इधर अपने मंदिरों में बैठ जाओ, हर दिन मुफ्त का खाना मिलेगा और वो भी पूरे जिंदगी भर तक। फिर वहाँ पे साकुरा बोलती है, ओहो ऐसी बात है, फिर तो तुम लोग इस फेस्टिवल में जीतने के सपने देखना छोड़ ही दो, क्योंकि आज तक ना कोई इस फेस्टिवल में अपने अपर क्लासमेट से जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा, और खास करके मुझ जैसे अपर क्लासमेट के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद वहाँ पे यूको बोलती है, अच्छा पर कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार ही होती है। ये सुन के साकुरा वहाँ पे गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ठीक है तो तुम अपनी पूरी कोशिश कर लेना। उसके बाद हमें उस दिन के रात का सीन दिखाया
दिखाया जाता है, जहाँ पे सातों की टीम की सारी लड़कियां अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे मॉडलिंग कर रही थी और उन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि जिनको देख के वहाँ पे सातों की गलत जगह नस पे नस चढ़े जा रही थी। फिर वो सब वहाँ पे सातों से पूछती हैं कि बताओ इनमें से कौन सी कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छी है, जिनको वो अपने स्टॉल में एक यूनिफॉर्म की तरह पहनेंगे, क्योंकि इन कॉस्ट्यूम में से जिस भी कॉस्ट्यूम को देख के लड़कों के अंदर ज्यादा खून बहेगा वो भी अट्रैक्ट होके बहते हुए सीधा उनके स्टॉल तक आ जाएंगे नूडल्स खाने के लिए। देन चीतो से वहाँ पे सातों से बोलती है अब बताओ भी सातों इनमें से कौन सा कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छा है, और बेचारा सातों वहाँ पे हकलाने लगता है, क्योंकि जब उसकी नजरें वहाँ पे तो लहरते हुए चीजों से हटेगी तब तो वो कुछ सोच के बोल पाएगा ना। देन फिर वहाँ पे यूको एक बन्नी गर्ल कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे आ जाती है, जिसको देख के वहाँ पे सातों का तलवार उसके मयान से निकला ही था कि तभी वहाँ पे सातों की नजरें यूको के फुसके हुए गुब्बारों पे पड़ती है, जो देख के सातों वहाँ पे बोलता है अरे यार सारा मूड खराब कर दिया। ये सुन के यूको वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होके सातों को एक खींच के लात मारती है, जिससे सातों वहाँ पे उस कमरे का दरवाजा तोड़ के आके बाहर गिरता है। और तभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है और बोलती है हाँ ये लोग जितनी भी कोशिश कर ले पर कल तो उस फेस्टिवल में ये लोग मुझसे नहीं जीत पाएंगे। देन उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन फाइनली वो फेस्टिवल शुरू होने वाला था और वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए थे उस फेस्टिवल में जीतने के लिए। तो सातों की टीम ने भी वहाँ पे अपना स्टॉल लगा दिया था जहाँ पे वो लोग सबको नूडल्स बेच रहे थे। फिर वहाँ पे चीतो से आती है और सातों से जल्दी जल्दी काम करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे थे। पर ये ककड़ी सातों को वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहाँ पे नीचे बैठ के कुछ देखने लगता है और शायद से वहाँ पे उसको कोई बढ़िया सी खाने की चीज दिख जाती है, इसीलिए वहाँ पे उसका लाल टपकने लगता है। से वहाँ पे सातों को नीचे बैठ के कुछ देखते हुए देख लेती है, इसलिए वो वहाँ पे उससे पूछती है कि वो नीचे बैठ के क्या देख रहा था। और सातों वहाँ पे अपनी नजरें फेरते हुए बोलता है कि वो तो बस अपने नीचे पड़े हुए सिक्के को उठा रहा था। पर तभी वहाँ पे उसको कुछ ऐसा दिख जाता है जिसको देख के वहाँ पे उसका मुंह खुल्ला का खुल्ला रह जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पे देखा था कि साकुरा और उसकी पूरी टीम ने बन्नी गर्ल कॉस्ट्यूम के एकदम मॉडिफाइड वर्जन को पहन रखा था, इसलिए उनके स्टॉल में बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रहे थे। फिर देन साकुरा वहाँ पे इसके पीछे का रीजन बताती है, नहीं मतलब सच्ची में पीछे का ही रीजन बताती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये सुन के वहाँ पे यूको और चितोसी की तो चीख निकल जाती है और वो दोनों वहाँ पे बोलती हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस फेस्टिवल के कंपटीशन को जीतने के लिए ये सब भी कर सकती है। और साकुरा बोलती है कि वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसको तो बस जीतने से मतलब है। पर तभी साकुरा वहाँ पे ये नोटिस करती है कि एक लड़का छुप के वहाँ पे उसकी फोटोज ले रहा था। चमड़ी साला। इसलिए साकुरा उसके पास जाती है और उसके कैमरा को पकड़ के बोलती है कि वो उसकी फोटोज क्यों ले रहा है। और वो लड़का बोलता है कि वो उसको काफी ज्यादा पसंद करता है और वो चाहता है कि वो उसकी बंदी बन जाए। ये सुन के साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उस लड़के को पकड़ के उठा के एक कोपचे में ले आती है। फिर वहाँ पे उसके कॉलर को पकड़ के बोलती है, क्या क्या बोला, तू मुझे अपनी बंदी बनाना चाहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। पर फिर वहाँ पे वो पीछे हट के बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पे इस कोपचे में मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। पर हालांकि उस मासूम से बच्चे को उस कोपचे में साकुरा ही उठा के लाई थी। और जब वो लड़का वहाँ पे मना कर देता है तो वो दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में आपस में एक दूसरे से बातें करने के लिए। वैसे इस एपिसोड में इस लड़के का नाम नहीं बताया गया तो मैं अब से इसको चामड़ी बुलाऊंगा। तो फिर वहाँ पे साकुरा उस चामड़ी से पूछती है कि वो उसको अपनी बंदी क्यों बनाना चाहता है। और वो चामड़ी बताता है कि दरअसल वो एक भूत है जो कि बेचारा सिंगल ही मर गया, इसलिए उसकी ये आखिरी इच्छा है कि उसकी कोई बंदी बन जाए और वो उसको काफी ज्यादा पसंद करता है, तो इसीलिए वो उसकी बंदी बन जाए जब तक कि उसको मुक्ति नहीं मिल जाती। ये सुन के साकुरा को वहाँ पे उस चमड़ी पे तरस आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पे उसकी बंदी बनने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुन के वो चमड़ी वहाँ पे खुश होते हुए बोलता है, हाँ जी, तो अब आप मेरी बंदी हो ना, तो बताओ अब हम लोग क्या करें। ये सुन के साकुरा वहाँ पे बोलती है, वो तुम्हें पता होगा ना, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। फिर वो चमड़ी वहाँ पे खुश होते हुए बोलता है, अच्छा जी, तो चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। ये सुन के साकुरा वहाँ पे थोड़ी सी मायूस होते हुए बोलती है, ठीक है जी, तो चलो हम लोग मूवी देखने ही चलते हैं। और वो मायूस क्यों होती है, क्योंकि उसको उस चमड़ी से कुछ और ही उम्मीद थी।
तो उसके बाद वो दोनों जाते हैं मूवी या फिर कहूँ स्क्रीन प्ले देखने के लिए, और मूवी देखने के बाद वो दोनों जाके काफी सारा खाना खाते हैं और आखिर में वापस जाते हुए वो चमड़ी वहाँ पे गलती से साकुरा का हाथ पकड़ लेता है। इसलिए साकुरा वहाँ पे पीछे पलट के उससे अपना हाथ छुड़ा के बोलती है, अरे तू तो कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है यार, हम दोनों तो सिर्फ कुछ ही देर पहले मिले। इसलिए वो चमड़ी वहाँ पे बोलता है कि वो साकुरा को काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर साकुरा वहाँ से अपने फेस्टिवल के स्टॉल पे जाती है ये देखने के लिए कि सारा काम बराबर से तो चल रहा है ना, पर वो देखती है कि वहाँ पे सातो का स्टॉल थोड़ा सा अच्छा खासा चलने लगा था, इसलिए उसको कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा इस फेस्टिवल में जीतने के लिए। तभी वहाँ पे वो चमड़ी आके बोलता है, अरे साकुरा अगर ये बन्नी गर्ल कॉस्ट्यूम काम नहीं आ रहा तो तुम अपने सारे कपड़े निकाल क्यों नहीं देती। ये सुन के साकुरा का दिमाग वहाँ पे इतने गंदे तरीके से फिरता है कि वो वहाँ पे उस चमड़ी को नीचे गिरा देती है और उछल उछल के उसके ऊपर अपने लात जड़ देती है। पर वो चमड़ी तो वहाँ पे चमड़ी ही था, उसको इसमें भी मजे आ रहे थे। उसके बाद हमें उस दिन के आखिरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी गैंगस्टर दादी अम्मा उस फेस्टिवल के विनर का अनाउंसमेंट करने वाली थी और फिर वो वहाँ पे साकुरा की टीम को विनर घोषित कर देती है। ये सुन के साकुरा की टीम तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर सातो की टीम वहाँ पे थोड़ी सी दुखी हो जाती है, पर फिर भी वो वहाँ पे खुश थी क्योंकि इस फेस्टिवल में उनको काफी ज्यादा मजा आया था। देन चीतो से वहाँ पे सातो से बोलती है, मुझे माफ कर दो सातो, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा और ठरकी समझा, पर तुम तो कितने अच्छे हो, तुमने आज कोई भी ठरकी हरकत नहीं की। ये सुन के सातो वहाँ पे अपनी नजरें फेरते हुए बोलता है, हाँ तुम तो जानते ही हो मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। पर फिर वो वहाँ पे सोचता है, मैंने आज क्या क्या हरकतें की ये सब इसको कैसे पता होगा, और अगर इसको पता चल भी गया तो ये पकड़ के मार मार के मेरा भुर्ता बना देगी। तो उसके बाद हमें साकुरा और उस चमड़ी को दिखाया जाता है जो कि उस स्कूल के टेरेस पे होते हैं, और वो चमड़ी वहाँ पे ऊपर देखते हुए बोलता है कि आज आसमान कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। और साकुरा वहाँ पे बोलती है, तो क्या तुम अब चले जाओगे, वैसे तुम चाहो तो अब मेरा हाथ पकड़ सकते हो। ये बोल के साकुरा वहाँ पे उस चमड़ी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, काश हम दोनों पहले मिले होते तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और वो चमड़ी वहाँ पे बोलता है, हाँ कितना अच्छा, पर अब ये पॉसिबल नहीं है और अब मुझे जाना ही होगा। ये बोल के वो चमड़ी वहाँ पे चमकने लगता है और साकुरा से बोलता है कि वो उसको हमेशा याद रखेगा, और साकुरा भी उससे वादा करती है कि वो भी उसको हमेशा याद रखेगी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि दरअसल जब वो चमड़ी जिंदा था तो तब साकुरा ही उसकी क्रश थी, पर कभी भी जिंदा रहते हुए वो साकुरा से बात नहीं कर पाया। तो ये बोलते हुए वो चमड़ी वहाँ से गायब हो जाता है और साकुरा वहाँ पे उस चमड़ी के लिए प्रार्थना करती है कि वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे। और यार इससे भी एक और बढ़िया कहानी को देखने के लिए स्क्रीन पे बने हुए विंडो पे क्लिक कीजिए।